हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12 फिजिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम अपना अगला टॉपिक करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में। हमारा तीसरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है दूरदर्शक, जिसे हम इंग्लिश में टेलीस्कोप कहते हैं। ठीक है, तो टेलीस्कोप क्या होता है? यानी दूरदर्शक, दूर की वस्तुओं का दर्शन कराने वाला जो यंत्र होता है उसी को हम क्या कहते हैं? दूरदर्शी। ठीक है, दूर की वस्तुएं, जैसे इसका मतलब है आसमान में उपस्थित जो तारे हैं, चंदा मामा हैं, इन सबको देखने के लिए जिस इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं वो हमारा क्या होता है? दूरदर्शक होता है। ऐसा नहीं कि केवल हम आसमान की ही चीज़ों को देख सकते हैं, बल्कि पृथ्वी पर भी कोई बहुत दूर स्थित वस्तु है तो उसकी इमेज को नज़दीक खींचकर हम उसे स्पष्ट देख सकते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी की भांति ही यह भी हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है अपवर्तक दूरदर्शी और एक होता है हमारा परावर्तक दूरदर्शी। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपवर्तक दूरदर्शी। तो क्या होता है अपवर्तक दूरदर्शी? सबसे पहले इसका मेन डायग्राम समझते हैं कि यह बना कैसे होता है। इसमें बिल्कुल एक नली होती है सूक्ष्मदर्शी की ही तरह, जैसे हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखा था। तो इसमें एक नली इस तरह से होती है, पहले चौड़ी नली होती है, इसके सामने का जो लेंस होता है वो बड़े द्वारक का होता है, और इसमें एक पतली भी नली आगे की तरफ लगी हुई होती है, जिसमें एक छोटा सा लेंस लगा होता है, जिसे हम नेत्रिका लेंस कहते हैं, आई पीस। ठीक है, आई लेंस। और ये हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव लेंस। ये बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का बिल्कुल विपरीत डायग्राम होगा। उसमें पहले छोटा लेंस लगा था, बाद में बड़ा लेंस। अब इसमें क्या होगा? पहले बड़ा फिर बाद में छोटा। तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस क्या होता है? जो वस्तु की ओर लगा हो, और नेत्रिका लेंस जो नेत्र की ओर लगा हो। तो और ये यहाँ पर पेंच लगा होता है, जिसकी सहायता से हम लेंस में ट्यूब को आगे पीछे खिसका सकते हैं, एडजस्टमेंट करने के लिए वस्तु के प्रतिबिंब को। तो चलिए सबसे पहले इसका किरण आरेख खींचते हैं। तो किरण आरेख के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक अभिदृश्यक लेंस बनाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस। अब जानते हैं ये क्या होगा? थोड़ा बड़ा होगा। ये लेंस सपोज L1 है, या फिर आप LO मान सकते हैं, और इसके बाद LE होगा, लेकिन उसे अभी हम नहीं बना रहे हैं। पहले एक डायग्राम को समझते हैं। आप जानते हैं अनंत पर रखी वस्तु, यानी दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए ही हम दूरदर्शी का उपयोग करते हैं। तो दूर से जो प्रकाश किरणें आ रही होती हैं, यानी हमने पहले भी बताया है कि जो अनंत से प्रकाश किरणें आती हैं उन्हें हम समांतर लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभिदृश्यक लेंस पर जो प्रकाश की किरणें आएंगी वो समांतर ले आएंगे हम सबसे पहले। जैसे अनंत की चीज़ों को, जैसे चंदा मामा को देखना है तो क्या करेंगे? उतनी दूरी से प्रकाश की किरणें आएंगी तो उन्हें समांतर लाएंगे, उन्हें हम अनंत ही मानते हैं। अच्छा, बहुत बच्चों के मन में ये कन्फ्यूजन क्रिएट रहता है कि सर आखिर अनंत क्या होता है? अनंत कितना बड़ा, कितना दूर? हमेशा आसमान में ही अनंत होगा? जी नहीं, अनंत हम उन सब चीज़ों को कह सकते हैं जो इस लेंस की डायमेंशन, जो इसकी वक्रता त्रिज्या है, फोकस दूरी है, इस डायमेंशन की अपेक्षा बहुत अधिक दूरी पर होगा, उसी को हम अनंत मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये लाइन थोड़ी सी तिरछी हो गई है, तो इसे आप थोड़ा सीधा करिएगा। ठीक है, इस तरह से ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो इसके लिए अनंत से जो प्रकाश की किरणें हम लेकर आएंगे, सबसे पहले समांतर लाएंगे। ये प्रकाश की किरण सपोज यहाँ से आई, और दूसरी प्रकाश की किरण इस तरह से आपतित होगी। ठीक है, इस तरह समांतर आएगा। अब जो ऑब्जेक्टिव मतलब ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगा प्रकाशी की केंद्र से, वो तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगा। और लेकिन जो भिन्न कोण पर आपतित होता है, इसको भी हमने प्रतिबिंब बनाने के नियम में ही बताया था कि जब भिन्न कोण पर आपतित होता है तो फोकस तल पर किसी बिंदु पर जाकर मिलता है। तो ये भी क्या होगा? थोड़ा सा बेंड हो जाएगा और यहाँ पर आकर मिल जाएगा। जहाँ पर मिलेगा वहाँ पर इस अनंत वाली वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनेगा, और ये हमारा क्या बनेगा? फोकस पर बनेगा, इसके फोकस पर। ये इसका ऑब्जेक्टिव फोकस यहाँ पर सपोज मान लेते हैं हम FO', और इधर हमारा क्या होगा? ये बिल्कुल समीप बनेगा, हम इसे FO मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी FO लेनी है आपको, और ये प्रतिबिंब की दूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का बना हुआ है इसलिए हम इसे क्या लेंगे? VO ले लेंगे। ये वस्तु की दूरी है जो कि अनंत पर है,
तो अनंत पर रखी वस्तु की जोड़ी यू ओ बराबर क्या होगा, इनफाइनाइट। तो हम यहाँ पर ये चीज़ लिखेंगे, ठीक है। तो इतनी बातें उम्मीद है कि सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, दूसरा लेंस आई लेंस बनाएंगे। तो आई लेंस क्या होगा, यहाँ पर बनेगा, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा छोटा होगा इसकी अपेक्षा। अब छोटा का मतलब एकदम छोटू सा नहीं, मतलब इसकी डायमेंशन की अपेक्षा छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है, थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं। अब यहाँ से एक समांतर प्रकाश की किरण इधर गई तो ये क्या होगा, इसकी फोकस दूरी से होकर जाएगी, मतलब फोकस से होकर जाएगी, ये इसका फोकस तल होगा। अब यहाँ पर देखें, एक दूसरी प्रकाश की किरण को हम कहाँ से लेकर जाएंगे, इसके प्रकाशिक केंद्र ई से होकर जाएगा, इसे आप एल ई मान लीजिए। और दोनों प्रकाश की किरणों को यदि हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो दोनों प्रकाश किरणें कहीं इस एक बिंदु पर मिलेंगी, जहाँ पर ये वस्तु अगर सपोज यहाँ पर था जिसकी लंबाई ए बी थी, तो यहाँ पर ये बनेगा हमारा ए डैश बी डैश, और ये देखिए बी डैश है वही एफ ओ पर भी है, तो दोनों रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए डैश बी डैश का क्या बनेगा, उल्टा ये भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा, थोड़ा और बड़ा बनेगा, तो ये हमारा कहलाएगा ए डबल डैश, और इसे हम कह दे रहे हैं बी डबल डैश। अब यह क्या करेगा, इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, इसलिए यू ई रखेंगे क्योंकि नेत्रिका लेंस के लिए है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है प्रतिबिंब की दूरी है वो वी ई हो जाएगी, ठीक है। और इधर आप इसे और आगे बढ़ा दें तो यहाँ पर जो फोकस है यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, एफ ई हो जाएगी। यहाँ पर नेत्र बना दीजिए, जहाँ से वस्तु को देखना है, वस्तु के प्रतिबिंब को देखना है। तो इस तरह से अपने इस डायग्राम यानी किरण आरेख को हम खींच सकते हैं। आप थोड़ा स्केल का इस्तेमाल करें जिससे ये किरणें काफ़ी एग्जैक्ट खींची जा सकें। बाकी हम डेरिवेशन का मेथड वही यूज़ करेंगे जैसा कि हर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आवर्धन क्षमता m बराबर बीटा अपॉन अल्फ़ा का यूज़ करते हैं। फिर बीटा और अल्फ़ा की वैल्यू इस डायग्राम की सहायता से निकाल कर फिर हम क्या करते हैं, उसमें रखते हैं। फिर वहाँ से यू ई का मान 1/UE का मान निकालने के बाद नेत्रिका लेंस के फॉर्मूले में यूज़ करते हैं। नेत्रिका लेंस से 1/UE की वैल्यू निकाल कर फिर उसमें रखते हैं। तो चलिए, इन सभी टॉपिक्स को अगर आपने पीछे समझा है तो बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे दूरदर्शक या दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, अपवर्तक की है तो कोई बात नहीं, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। अब आप जानते हैं m बराबर क्या होता है, बीटा अपॉन अल्फ़ा, जिसे इक्वेशन नंबर हम क्या मानेंगे, फर्स्ट। अब हमें बीटा और अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले चेक तो करें कि बीटा कहाँ पर है, अल्फ़ा कहाँ पर है। यहाँ पर बीटा आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण, नेत्र पर बनाया गया जो कोण है वो नेत्रिका लेंस पर ही जो कोण बनाया जाता है उसी को हम मान लेते हैं। तो ये है हमारा बीटा। अब अल्फ़ा कहाँ पर होगा, अल्फ़ा क्या कर रहा है, जो बिना प्रकाशिक यंत्र के नेत्र पर बना रहा है। तो अनंत पर रखी वस्तु का यहाँ पर जो अल्फ़ा कोण बनेगा वही इस नेत्रिका के लिए भी हम मानेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत दूर है, ये काफ़ी नज़दीक दूरी है, तो इन्हें हम बिल्कुल उसी लेंस वस्तु के लिए जो इस पर कोण बना रहा है वही मानेंगे, ठीक है, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा ये है। अगर यहाँ पर ध्यान दे थोड़ा सा, तो ये यहाँ पर भी क्या कर रहा है, अल्फ़ा कोण बनाएगा, क्योंकि ये दो रेखाएं कट रही हैं, तो ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे, तो ये अल्फ़ा मान लेंगे हम, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने इस डायग्राम को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसका डेरिवेशन क्या होगा। तो सबसे पहले बीटा और अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, यदि बीटा तथा अल्फ़ा सूक्ष्म हो, यदि सूक्ष्म होंगे तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा,
tan बीटा, tan बीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। लंब आपका क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, मतलब a डैश b डैश। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये a डैश b डैश अपॉन आधार क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी e b डैश, तो हो जाएगा e b डैश। इसी तरह से अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा tan अल्फ़ा बराबर, अल्फ़ा देखिए ये वाला त्रिभुज बना रहा है, ठीक है, o b डैश a डैश में या o a डैश b डैश में। तो ये अल्फ़ा के लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो लंब आपका फिर से यहाँ पर हो जाएगा a डैश b डैश और आधार आपका क्या है, o से लेकर b डैश तक की दूरी o b डैश। अब अल्फ़ा तथा बीटा का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। पहले की तरह अल्फ़ा तथा बीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा m बराबर बीटा की वैल्यू क्या है, ये है a डैश b डैश अपॉन e b डैश, और ये वैल्यू रखेंगे तो पलट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा o b डैश अपॉन यहाँ हो जाएगा a डैश b डैश, ये इससे कट जाएगा तो m बराबर हमारा आ जाएगा o b डैश अपॉन e b डैश, ठीक है। अब देखिए o b की वैल्यू कितनी है, o से लेकर b डैश, o b डैश की दूरी क्या है, fo है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं fo, और ये दूरी पॉजिटिव होगी क्योंकि इधर है, और यहाँ पर देखिए ई बी डैश, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, ये यू ई, तो यहाँ पर रख लेते हैं यू ई। अब हमें यहाँ से देखिए इस चीज़ को 1/u का मान निकालना होगा, ठीक है। हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं m बराबर, ये देखिए माइनस में होगा तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस FO, माइनस इधर कर लें और गुणे 1/UE, ठीक है। तो फिर अब इतना, इसे इक्वेशन नंबर हम मान लेते हैं सेकंड, ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेंस के सूत्र से या नेत्रिका लेंस के लिए, नेत्रिका के लिए, नेत्रिका के लिए 1/VE माइनस 1/UE बराबर होता है 1/FE। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, उचित चिन्ह लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे उचित चिन्ह लेने पर, उचित चिन्ह लेने पर, ठीक है। उचित चिन्ह लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/, देखिए VE इधर है तो ये माइनस हो जाएगा VE, माइनस यहाँ पर 1/UE की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, और यहाँ पर 1/ क्या हो जाएगा, FE। अब अगर हम यहाँ पर 1/UE की, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/UE बराबर हो जाएगा 1/VE, यहाँ देखिए माइनस है उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 1/FE। अब फिर क्या करेंगे, 1/UE का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, जब 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा m बराबर माइनस FO, और इन ब्रैकेट ये वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं 1/VE प्लस 1/FE, 1/ क्या हो जाएगा, FE हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या किया जाएगा, इसमें और थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ा देते हैं तो m बराबर हो जाएगा, यहाँ से अगर 1/FE कॉमन ले लें तो माइनस FO, और यहाँ से हम 1/FE कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ से देखिए 1/FE निकलेगा तो 1 बचेगा, इस 1 को आगे लिख ले रहे हैं प्लस, और ये चीज़ हम क्या करेंगे, जब 1/FE का भाग देंगे इसमें तो 1/FE ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा FE/VE, ठीक है। तो ये हो जाएगा, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं m बराबर माइनस FO/FE इन ब्रैकेट 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा FE/VE। तो यह हमारा एक बेसिक फार्मूला आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ विशेष स्थितियाँ लेंगे।
विशेष स्थिति लेने से पहले बोर्ड भर चुका है, इसलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम इसमें आगे देखेंगे विशेष स्थितियों के लिए। यहाँ पर लिखेंगे विशेष स्थितियाँ। विशेष स्थितियाँ लेंगे तो स्थिति नंबर 1 है जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो VE बराबर आपका हो जाएगा D के, तब इस फॉर्मूले का रूप क्या बन जाएगा, -FO/FE और इन ब्रैकेट 1 + FE और अपॉन VE की जगह पे क्या हो जाएगा D। तो ये फार्मूला इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर दूसरी स्थिति हम ले रहे हैं जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो अनंत पर बनेगा तो हम कह सकते हैं कि VE बराबर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो गया। तो यहाँ पर अब अगर उसमें फॉर्मूले में रख दें तो ये हमारा हो जाएगा M बराबर -FO/FE। ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ पर रख दूंगा VE की जगह पे इनफाइनाइट तो क्या होगा, ध्यान से देखें, 1 + FE अपॉन इनफाइनाइट। तो ये हो जाएगा 0, 0 में 1 जोड़ने पर तो 1 ही आएगा, तो 1 का गुणा करने पर ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी M बराबर -FO/FE। तो इस तरह से यह फार्मूला हम डिराइव कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक कंडीशन देखने से ये समझ में आता है कि यदि FO का मान अधिक होगा तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ पर लिखेंगे FO अधिक होने पर M का, या हम ऐसे कहें आवर्धन क्षमता बढ़ेगी, आवर्धन क्षमता अधिक होगी और FE के सूक्ष्म होने पर, FE सूक्ष्म हो, ऐसे लिखें, FE सूक्ष्म होने पर आवर्धन क्षमता अधिक होगी। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन होना चाहिए, FO बढ़ेगा तो ME बढ़ेगा, M बढ़ेगा। ठीक है, मतलब अगर अभिदृश्यक की फोकस दूरी अधिक होगी तो आवर्धन क्षमता बढ़ जाएगी हमारे दूरदर्शी की, और FE मतलब नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी अधिक छोटी होगी तो भी आवर्धन क्षमता क्या होगी, अधिक होगी। अब यहाँ पर फिर से दूरदर्शी की लंबाई का एक फॉर्मूला बनेगा, दूरदर्शी की लंबाई बराबर होता है FO+FE। ठीक है, दोनों की फोकस दूरियों को जोड़ दिया जाए तो दूरदर्शी की लंबाई पता चल जाएगी। अब इस टॉपिक को यहीं पर हम समाप्त करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपवर्तक दूरदर्शी के बाद परावर्तक दूरदर्शी। देखिए, परावर्तक दूरदर्शी ही दैनिक जीवन में उपयोग किए जा रहे हैं। अपवर्तक दूरदर्शी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्यों? क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा होता है, कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, ये हैवी होता है, भारी होता है, ले जाने में सुविधाजनक नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर इस ऑब्जेक्टिव लेंस की जो लंबाई होती है वो बड़ी होती है। सबसे बड़ा जो अपवर्तक दूरदर्शी बनाया गया है वो अमेरिका में है, जिसमें इस ऑब्जेक्टिव लेंस की जो कंप्लीट लंबाई है वो 40 इंच की है। कितनी इंच की है? 40 इंच है। और ये 40 इंच लगभग 1.2 मीटर के बराबर होती है। तो इतना बड़ा ये होता है। अब एक सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि सर ये ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा क्यों होता है?
ऑब्जेक्टिव लेंस को इसलिए बड़ा रखा जाता है क्योंकि दूर से आने वाली अधिकतम प्रकाश की किरणें हमारे दूरदर्शी के अंदर प्रवेश कर सकें, और अधिक से अधिक जितनी ज़्यादा प्रकाश किरणें इसमें प्रवेश करेंगी वस्तु का उतना ही अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बन पाएगा। इसलिए इसे हमें बड़ा ही रखना होता है। अब बड़ा रखा जाता है इसलिए इसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, हैवी हो जाता है और असुविधाजनक होता है। तो फिर क्या किया जाता है, इसकी जगह पर साइंटिस्टों ने कुछ विचार किया और एक नई दूरदर्शी का निर्माण किया जिसे हम परावर्तक दूरदर्शी कहते हैं। तो हम परावर्तक दूरदर्शी को भी पढ़ेंगे, इसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है परावर्तक दूरदर्शी। तो परावर्तक दूरदर्शी क्या होता है इस चीज़ को समझेंगे। इससे पहले हम अपने पिछले टॉपिक की बात थोड़ी सी करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अपवर्तक जो दूरदर्शी है उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस को बड़ा रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? ताकि अधिक से अधिक प्रकाश की किरणें उसमें आ सकें, और अधिक से अधिक प्रकाश की किरणें जब आती हैं तभी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। अब अभिदृश्यक लेंस को बड़ा रखने की जो रिकमेंडेशन है उसे एक दोष उत्पन्न होता है जिसे हम गोलीय विपतन का दोष कहते हैं। गोलीय विपतन का दोष ये है हमारा गोलीय विपतन का दोष। तो गोलीय विपतन का दोष क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं जब दूर से प्रकाश की किरणें आती हैं तो समांतर आती हैं, तो वो फोकस पर मिलती हैं, किसी एक बिंदु पर मिल जाती हैं, और जहाँ पर मिलती है वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब अभिदृश्यक का आकार बड़ा हो जाता है तो दूर से आने वाली जो अधिक प्रकाश की किरणें हैं वो किसी एक बिंदु पर ना मिलकर आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे मिल जाती हैं। तो ऐसे ही दोष को हम क्या कहते हैं? गोलीय विपतन का दोष कहते हैं। ठीक है। इसके बाद इसमें एक और दोष उत्पन्न होता है जिसे हम वर्ण विपथन का दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण विपथन। दूसरा दोष क्या है? वर्ण विपथन। तो ये वर्ण विपथन क्या होता है? वर्ण मतलब आप जानते हैं रंग होता है, यानी रंगों का विपथन हो जाता है। ऐसे दोष को हम वर्ण विपथन कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब सूर्य से निकलने वाली श्वेत प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तो वहाँ पर श्वेत प्रकाश किरण अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। और यहाँ पर भी जब अभिदृश्यक लेंस को बड़ा रखा जाता है तो दूर से जब लेंस बड़ा होगा तो उसकी फोकस दूरी भी क्या होगी? बड़ी होगी। इसलिए जब प्रकाश की किरणें अनंत से आती हैं, अधिक से अधिक प्रकाश की किरणें, तो अपवर्तित होकर वह एक बिंदु पर मिलती हैं जहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनना चाहिए। और जब प्रकाश की किरणें आगे इस बड़े लेंस से बाहर निकलकर एक बिंदु पर आपतित होने वाली होती हैं तो इसे लंबी दूरी ट्रेवल करनी होती है, जिससे यह अपने अवयव रंगों में विभक्त हो जाता है, जिससे इस वस्तु का रंगीन प्रतिबिंब बनने लगता है। और रंगीन प्रतिबिंब बनने के कारण अस्पष्ट भी हो जाता है। और ऐसे ही दोष को हम क्या कहते हैं? वर्ण विपथन का दोष। तो इस प्रकार से अपवर्तक दूरदर्शी में 2 मुख्य दोष होते हैं। कौन कौन सा? गोलीय विपथन का दोष और वर्ण विपथन का दोष। साथ ही इसमें कुछ और भी समस्याएं होती हैं, जैसे यह बड़ा होने के कारण भारी भी होता है, भारी होता है जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, ये पहला है। दूसरा, तीसरा, ले जाने में असुविधा होती है, असुविधा होती है। साथ ही चौथा दोष इसमें हो जाएगा, यह महंगा होता है। ठीक है। महंगा क्यों होता है? क्योंकि इतना बड़ा डिज़ाइन करने के लिए यह काफ़ी महंगा पड़ जाता है, यानी इसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। इस दुनिया में सबसे बड़ा जो दूरदर्शी है वो USA में बनाया गया है, जिसके अभिदृश्यक की जो लंबाई है वो लगभग 40 इंच है। कितनी है?
40 इंच है और ये 40 इंच लगभग 1.2 मीटर के बराबर होती है। ठीक है, तो इतना बड़ा दूरदर्शी एक स्थान से दूरदर्श स्थान पर ले जाने में काफ़ी असुविधाजनक होता है, इसलिए साइंटिस्टों ने इसकी जगह पर एक नई दूरदर्शी का निर्माण किया, जिसे हम क्या कहते हैं, परावर्तक दूरदर्शी। अब हम समझेंगे कि परावर्तक दूरदर्शी क्या होता है। इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे उसे बताते हैं कि परावर्तक दूरदर्शी कैसे बनता है। परावर्तक दूरदर्शी भी दो तरह के डिज़ाइन किए गए हैं। एक तो हमारा होता है कैसेग्रेन दूरदर्शी, कैसेग्रेन परावर्तक दूरदर्शी। ठीक है, कैसेग्रेन परावर्तक दूरदर्शी क्या होता है, इसमें एक पिंजरेनुमा इस तरह से संरचना होती है, जिससे ये बड़ा होता है, जिससे ये अधिक से अधिक प्रकाश की किरणें इसमें अवशोषित कर सके, अपने अंदर समाहित कर सके। साथ ही यहाँ पर एक हमारा क्या लगा होता है, एक अवतल लेंस, अवतल दर्पण लगा होता है। अब देखिए, गोलीय विपतन का जो दोष था, इसके लिए जैसे हम जानते हैं कि लेंस भी गोलीय पृष्ठों से मिलकर बना होता है, तो यह भी अगर गोलीय हो जाएगा तो यहाँ पर भी गोलीय विपतन का दोष बना रहेगा। इसलिए यहाँ पर इस दर्पण को गोलीय ना लेकर, बल्कि यहाँ पर इसे हम कैसा लेते हैं, हम नहीं लेते हैं, बल्कि साइंटिस्टों ने ऐसा बनाया है। यह बिल्कुल दीर्घ परवलयाकार होता है। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल परवलयाकार होता है, मतलब जैसे गोलीय ना होकर बिल्कुल इस तरह से बना रहेगा, जिससे गोलीय विपतन का दोष भी क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, यह एक तरह से परवलय का आकार होता है। तो ये है हमारा क्या, एक अवतल दर्पण होता है। और अवतल दर्पण पर जब अनंत से प्रकाश की किरणें आती हैं, जैसा कि हम जानते हैं अनंत से प्रकाश की किरणें समांतर आती हैं, जब इससे टकराती हैं तो परावर्तन के पश्चात यह क्या होती हैं, जानते हैं अनंत से प्रकाश की किरणें जो आती हैं वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। तो इस अवतल दर्पण का भी एक क्या होता है, मुख्य अक्ष होगा। मुख्य अक्ष पर ये इसका क्या होगा, सेंटर होगा। यहाँ पर ये थोड़ा बड़ा होगा तो सेंटर यहाँ पर है, और इसकी फोकस दूरी, सपोज फोकस दूरी ही बना लेते हैं F। तो इस तरफ ये प्रकाश की किरणें आगे बढ़ेंगी, इधर जाएंगी इसके फोकस की ओर। ठीक, और यह प्रकाश की किरण भी इसके फोकस में ही होकर जाएगी। इससे पहले ही यहाँ पर इसके रास्ते में, परावर्तित किरण के रास्ते में ही एक और उत्तल लेंस लगा दिया जाता है, उत्तल दर्पण लगा दिया जाता है, जिससे प्रकाश किरण यहाँ नहीं पहुँच पाती है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो यहाँ ना आकर प्रकाश किरणें इसी पर टकराकर वापस ये एक बिंदु पर ऐसे केंद्रित हो जाती हैं। और यहाँ पर क्या होता है, गैपिंग होता है। ठीक है, जहाँ पर ये एक इस तरह से खोखला आकार होता है, और यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, एक आई लेंस, नेत्रिका लेंस लगा देते हैं। ये हमारा क्या है, नेत्रिका लेंस, जहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप चाहें तो नेत्र बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होता है हमारा कैसेग्रेन परावर्तक दूरदर्शी। इसमें देखिए, अपवर्तन की घटना घटित ही नहीं होती है, जिससे वर्ण विपथन का दोष होता ही नहीं है। गोलीय विपथन का जो दोष था वो गोलीय पृष्ठ ना करके इसे परवलयाकार रखा जाता है, जिससे गोलीय विपथन का दोष भी क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो ये होता है हमारा कैसेग्रेन परावर्तक दूरदर्शी। अब न्यूटन नामक साइंटिस्ट का नाम तो सभी लोगों ने सुना होगा। तो न्यूटन ने भी इसी आधार पर एक और परावर्तक दूरदर्शी का निर्माण किया, जिसका नाम है न्यूटोनियन परावर्तक दूरदर्शी। न्यूटोनियन दूरदर्शी। तो न्यूटोनियन दूरदर्शी कैसा होता है, बिल्कुल डिज़ाइन बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर कोई फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं है, घबराएं नहीं। तो यहाँ पर भी सेम वही सिचुएशन रखा गया इस तरह से। यहाँ पर भी एक अवतल दर्पण ही रखा गया,
यहाँ पर आप जानते हैं ये इसका मुख्य अक्ष होगा ध्रुव, ये सब समझते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जाती है इस तरह से, वह क्या होगा, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी इधर से। लेकिन इससे पहले ही जब प्रकाश किरण इधर परावर्तित होती है, उससे पहले ही एक समतल दर्पण रख दिया जाता है, और वो भी 45 डिग्री पर। कितने पर? 45। ये देखिए 45 डिग्री कौन सी होगी, आप जानते हैं सीधा जो होगा वो 90 डिग्री होगा। इसे 45 डिग्री के कोण पर एक इस तरह से लगा दिया जाता है, तो इसे रखा नहीं जाएगा। ये हमारा क्या होता है, समतल दर्पण। तो प्रकाश किरणें इधर नहीं जाएंगी, इस फोकस जो कि यहाँ पर फोकस है, फोकस पर नहीं मिलेंगी, उससे पहले ही यहाँ पर ये क्या हो जाएंगी, परावर्तित हो जाएंगी। इसे आप क्या करिए, इस तरह से बना दीजिए। अब परावर्तित होंगी तो ये प्रकाश किरणें इस तरह से जाएंगी, और यहाँ पर ऐसे नहीं, इस तरह से, सॉरी, यहाँ पर, यहाँ से भी टकरा कर क्या होंगी, इस बिंदु पर आएंगी, और यहाँ पर एक आई पीस लगा दिया जाता है, नेत्रिका लेंस। ठीक है, इस तरह से मनुष्य का नेत्र होगा। ये हमारा क्या है, नेत्रिका लेंस। और ये जो दर्पण होता है वो 45 डिग्री के कोण पर रखा होता है। ये भी घूम भी सकता है, यहाँ पर जितनी ज़रूरत होती है उसी के अकॉर्डिंग से कर लिया जाता है। इस टॉपिक में कोई डेरिवेशन नहीं है। दूरदर्शी के वही फॉर्मूले हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं जो कि हमने अपवर्तक दूरदर्शी में बताए हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है, और ये पूरा चैप्टर भी इस टॉपिक से के साथ समाप्त होता है। तो अगले दिन से हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो इससे पहले आप इस वीडियो को नोट कर लीजिए। प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करा कीजिए, जिससे हमें भी मदद मिलेगी। यदि हमें मदद मिलेगी तो हम आपकी भी मदद यूं ही दिन प्रतिदिन करते रहेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।